स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। क्लाइमेट चेंज की वजह से आज हर एक सेक्टर सफ़र कर रहा है किसी ना किसी तरीके से, और अगर कोई सेक्टर सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो वो है मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ इस बार अल नीनो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। FAO ने भी स्ट्रिक्ट वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि इंडिया इज अमंग द कंट्रीज मोस्ट एक्सपोज्ड बाय अल नीनो एंड इट विल थ्रेटन इट्स रेनफेड क्रॉप। मतलब कि हमारी जो इस बार की रेनफेड क्रॉप है उनके ऊपर अल नीनो का सीधा सीधा असर पड़ेगा, और अगर हमारी रेनफेड क्रॉप खराब होगी तो हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और सिर्फ इनकम सिक्योरिटी नहीं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, फूड इनसिक्योरिटी एंड योर इन्फ्लेशन, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कि FAO ने क्या कहा है और किस तरीके से हम इस अल नीनो के अगेंस्ट खड़े रह सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम को एक सशक्त बना करके हम इस बार प्रोडक्शन, अच्छा खासा प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। तो FAO, जैसे कि आप जानते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया को वार्न किया है कि आप उन कंट्रीज में से सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं जो इस बार एग्रीकल्चर ड्रॉट की वजह से परेशान होने वाले। अल नीनो इवेंट इस एग्रीकल्चर ड्रॉट को और भी ज़्यादा आपका इंक्रीज करने वाला है, और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी खरीफ सीजन की क्रॉप पे। तो पहले हम ये जानते हैं कि ये खरीफ सीजन क्रॉप कौन सी होती है। देखिए, हमारे यहाँ 3 तरीके की क्रॉप ग्रो की जाती है, खरीफ, रबी एंड ज़ैद क्रॉप। जो हमारी रबी क्रॉप है इनको हम विंटर सीजन क्रॉप कहते हैं। ये सर्दियों में, इसकी सोइंग जो है नवंबर में होती है, हार्वेस्टिंग अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टिंग मार्च अप्रैल में इसकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आती है आपकी ज़ैद क्रॉप, समर क्रॉप हम जिनको कहते हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, मेलन्स हो गए, ये सब, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इसके बाद आती है हमारी खरीफ सीजन क्रॉप, जिसको हम रेन क्रॉप भी बोलते हैं या फिर मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं। ये क्रॉप ऑनसेट ऑफ मॉनसून के टाइम पर सो की जाती है, जैसे कि आपका जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है एंड हार्वेस्टिंग इसकी सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट हो जाती है। और ये क्रॉप ज़्यादातर आपकी रेनफेड क्रॉप होती है। राइस हो गया, आपकी मिलेट्स हो गई, दे आर योर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, तो FAO ने कहा है कि इस बार इस स्ट्रॉन्ग अल नीनो की वजह से रेनफेड क्रॉप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। तो अब हम समझते हैं कि अल नीनो होता क्या है। देखो, अल नीनो एक वार्म फेज है, साउदर्न ऑसिलेशन, इसको हम अगर इसकी पूरी फुल फॉर्म बोली जाए तो इसको ENSO बोलते हैं, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। यहाँ पर जो सरफेस टेम्परेचर है सी का एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा वार्म हो जाता है, स्पेसिफिकली सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन। जो मेरा सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रेड विंड है वो क्या करती है कि वार्म वाटर को पुश करती है टुवर्ड्स इंडोनेशिया, और कोल्ड वाटर चला जाता है पेरू की तरफ। ठीक है, तो वहाँ पर अपवेलिंग होती है, इधर डाउनवेलिंग होती है। तो ये जो है हमारी मॉनसून विंड्स है उनको बहुत ज़्यादा वीकन कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ बारिश नहीं हो पाती है। अल नीनो की वजह से होता क्या है कि जो हमारी ट्रेड विंड है जो बारिश लेकर आती है इंडिया की तरफ, वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। जो हमारा वार्म वाटर है वो ईस्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, अपवेलिंग रिड्यूस हो जाती है, और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पूरी तरीके से बदल जाता है। इसकी बदौलत इंडियन मॉनसून बहुत बहुत वीक पड़ जाता है, और यहाँ पर सूखा पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारा अल नीनो होता क्या है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बट व्हाई इंडिया इज दैट मच वल्नरेबल। तो हम समझते हैं कि देखो, हमारे यहाँ जो बारिश होती है, लाइक थ्रू आउट द ईयर बारिश हो रही है, उसमें से जो 85% बारिश है, 80 to 85% जो बारिश है, हम सिर्फ रिसीव करते हैं मॉनसून सीजन। ये जो हमारा जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक जितनी बारिश होती है, 80% बारिश इस मॉनसून सीजन में। और हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, इट इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रेनफॉल। हमारे यहाँ अभी भी 52% ऑफ द नेट सोन एरिया ऐसा है जो कि रेनफेड है। रेनफेड का मतलब होता है आपका कि क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल से फुलफिल की जाए। ठीक है, आर्टिफिशियल इरिगेशन, यहाँ पर इरिगेशन वाटर हम नहीं अप्लाई करते हैं। और मोस्टली ये जो रेनफेड एग्रीकल्चर है ये आपका महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया, गुजरात, राजस्थान, आपके साउदर्न स्टेट्स हो गए, इन सब के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। और मोस्टली आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है रेनफेड प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर रिलाई करते हैं क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की वजह से।
सॉरी। अब ये जो आपका 52% नेट सोन एरिया है, यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। हमें 40% फूड ग्रेन यहाँ मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड लाइक आपके मस्टर्ड हो गए, सोयाबीन हो गए, हमें सब यहीं से मिलती है। तो 65% ऑयल सीड है, 80 to 85% पल्सेस हमें मिलती है, और जितने भी मेरे कोर्स सीरियल है, मिलेट्स है, वो सब मुझे यहीं इस रेनफेड एरिया से मिलते हैं। तो मतलब ये जो 52% नेट सोन एरिया है विच इज अंडर रेनफेड कंडीशन, इट गिव्स मी अराउंड 80% प्रोडक्शन ऑफ, अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक मेजर सेक्शन है। बट मॉनसून डिक्लाइन होने की वजह से एक तो इन फार्मर के पास बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सोइंग नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। So that's why India is highly vulnerable, क्योंकि इनका more than half of the agriculture is directly dependent upon the rain-fed conditions. El Nino, अगर why does El Nino reduce Indian rainfall? अब ये इंडियन रेनफॉल को कैसे इंपैक्ट करेगा, क्योंकि वार्मिंग तो हमारी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में हो रही है। तो देखो यहाँ पर वॉकर सर्कुलेशन जो है वो वीक पड़ जाती है, मॉनसून सर्कुलेशन भी वीक हो जाती है, और जो इंडियन ओशियन के अंदर जो मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है। इन सब की वजह से क्या होता है कि मॉनसून डिले हो जाता है। लॉन्ग ड्राई स्पेल क्या कहते हैं? ड्राई स्पेल वो टाइम पीरियड होता है, अ रेनलेस पीरियड ऑफ मोर देन 10 days in clay soil and rainless period of more than 10 to 15 days in light soil, जैसे सैंडी सॉइल हो गई हमारी, ठीक है, नॉट 10 to 15, लेस देन 10 days इन लाइट सॉइल। 10 दिन से अगर कम का टाइम पीरियड है, बारिश हुई नहीं है, तो हम उसे ड्राई स्पेल कहते हैं। यहाँ पर अनइवन रेनफॉल होगी, कोई जगह तो ऐसी हो सकती है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो, और कोई जगह ऐसी हो सकती है जहां बिल्कुल बारिश ही ना हो, सूखा पड़ जाए, और मॉनसून लेट आएगा, डिलेड मॉनसून होगा एंड अर्ली विड्रॉल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। और इन सब के कारण से क्या हो सकता है? एग्रीकल्चर ड्रॉट हो सकता है, और ये जो है लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करने वाला है इस बार। यहाँ पर जो अदर कंट्रीज इंडिया के साथ साथ रिस्क पर हैं, एफएओ के अकॉर्डिंग इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथर्न अफ्रीका, सहल रीजन, कैरिबियन रीजन और सेंट्रल अमेरिका ड्राई कॉरिडोर, ये जो रीजन है ये हाई रिस्क पर है, रेड अलर्ट पर है, कि यहाँ पर अल नीनो की वजह से आपके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और अगर मैं क्रॉप्स की बात करूँ तो इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिस्क पे है? तो देखो, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड एंड मिलेट्स, ये जो क्रॉप है मेरी मोस्टली मिलेट क्रॉप है। और राइस के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं राइस का। तो राइस की सोइंग के लिए मुझे स्टैंडिंग वाटर चाहिए 5 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी सोइंग भी फार्मर तब करते हैं जब बारिश हो जाती है, अच्छी खासी बारिश होती है। उसके बाद तो राइस की सोइंग ही नहीं हो पाएगी, और राइस इज अ मेजर क्रॉप हेयर, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ प्रोडक्शन किसी चीज का हो रहा है तो राइस एंड व्हीट, तो ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद मेज, अगेन ऑयल सीड्स, pulses, millet, these crops are at high risk because most of these crops are your kharif crop or rain and grown under rain fed condition, ज्यादातर इनको रेन फेड कंडीशन के अंदर ग्रो किया जाता है। अब आप बार बार एक वर्ड सुन रहे होंगे, एग्रीकल्चर ड्रॉट, तो और हमने अभी तक पढ़ा है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एग्रीकल्चर ड्रॉट एंड मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट? देखो, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? जब हमें नॉर्मल से कम रेनफॉल रिसीव हो, जैसे मान लीजिए नॉर्मल हमारे यहाँ रेनफॉल जो हो रही है एज पर एजम्पशन 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 mm एनुअली, इतना हमारे यहाँ बारिश हो रही है। अब अगर इस 1000 से कम एनुअली बारिश होती है हमारे यहाँ, लाइक 800, 700, 900, देन आई विल कॉल इट एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, कि नॉर्मल रेनफॉल से जो अभी तक एवरेज रेनफॉल मुझे रिसीव होती थी उसके कंपैरिजन में कम रेनफॉल रिसीव हुई है, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। नाउ व्हाट इज दिस एग्रीकल्चर ड्रॉट? अब देखो, एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, मुझे पानी कहाँ से चाहिए? जमीन से चाहिए, क्योंकि क्रॉप जो है मेरी रूट के थ्रू जमीन से ही मॉइस्चर लेगी। तो एग्रीकल्चर ड्रॉट वो कंडीशन है व्हेन देयर इज अ इनसफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर, जमीन के अंदर पानी ही ना हो क्रॉप की ग्रोथ, क्रॉप की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, रूट के पास पानी ही ना मिले रूट को सॉइल में एब्जॉर्ब करने के लिए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज योर एग्रीकल्चर ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट में अगर इवन इफ देयर इज सीजनल रेनफॉल, ये तब भी हो सकता है तब बारिश है,
इसके लिए क्या डिपेंड करता है कि आपकी जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो स्टोर नहीं हो पाई है लैंड के अंदर जहां पर एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर मेरा रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक नहीं है, बारिश ठीक से नहीं हो रही है, कहीं ज्यादा है कभी कम है, तो भी एग्रीकल्चर ड्रॉट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा तभी एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा, नहीं, इट कैन अकर इन एनी कंडीशन। द कंडीशन हेयर इज दैट कि सॉइल के अंदर आपका इनसफिशिएंट मॉइस्चर है, मेरे पास पानी है तालाब में, झरनों में, सब जगह, बट सॉइल के अंदर नहीं है, क्योंकि रूट तो वहीं से पानी लेगी ना, वो झरनों के पास, नदियों के पास थोड़ी ना जाएगी कि मुझे पानी दे दीजिए। रूट विल एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द लैंड इटसेल्फ। दिस इज द डिफरेंस। अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आए कि मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट है, देन देयर डेफिनेटली बी एग्रीकल्चर ड्रॉट, यस देन देयर विल बी, बट this is not true कि whenever there is a meteorological drought there will be definitely agriculture drought। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि meteorological drought नहीं है तब भी आपका एग्रीकल्चर ड्रॉट हो सकता है। अब हमने बात की कि एल नीनो की वजह से हमारी क्रॉप्स इंपैक्ट हो सकते हैं, बट व्हाट कुड बी द पॉसिबल इंपैक्ट। सो देखो, इसका सबसे पहला इंपैक्ट है रिड्यूस सोइंग। हमारी सोइंग जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। राइस क्रॉप, मोस्टली फार्मर जो राइस ग्रो कर रहे हैं वो डिपेंड करते हैं रेनफॉल के ऊपर, बट अब पानी ही नहीं है तो कहाँ से ग्रो कर पाएंगे, तो सोइंग ही रिड्यूस हो जाएगी। बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द एरियाज जहाँ पर रेनफेड कंडीशन होती है तो वहाँ क्या करते हैं फार्मर जो है, वेट करते हैं कि पहली बारिश हो जाए और मेरी ज़मीन में एक नमी आ जाए, उसके बाद हम क्रॉप की सोइंग करेंगे। बट बारिश ही नहीं हो रही है तो ज़मीन में नमी नहीं आएगी, तो क्रॉप की सोइंग नहीं हो पाएगी। रिड्यूस सोइंग होगी या डिले सोइंग होगी, लेट सोइंग होगी। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इरिगेशन भी तो दे सकते हैं, बट इरिगेशन के लिए भी वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, और आर्टिफिशियल इरिगेशन के सोर्सेज लाइक कैनाल हो गया आपका, ये भी लैक कर रहे हैं इन एरियाज में। दैट्स व्हाई फार्मर डिपेंड अपॉन द रेनफेड एग्रीकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इश्यू है। इसके बाद आपने क्रॉप तो सो कर दी, चलो मान लीजिए, बट सफिशिएंट मॉइस्चर ही नहीं है, तो पुअर जर्मिनेशन। आपने जस्ट इमेजिन कि आपने अपनी फील्ड के अंदर 1000 प्लांट्स ग्रो किए, 1000 सीड्स लगाई, उसमें से सिर्फ आपके 500 ही जर्मिनेट किए, तो रेस्ट क्या है, वेस्टेज हो गया, नहीं जर्मिनेट करेंगे। अगर वो जर्मिनेट हो भी गए तो दे विल बी ऑफ वेरी इंफीरियर क्वालिटी, क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, अपने अंदर बायोमास नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रेन फिलिंग अच्छी नहीं होगी एंड देयर विल बी रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ही नहीं होगी। एक तो मेरी क्रॉप अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुई, सिर्फ 50% क्रॉप जर्मिनेट हुई है, साथ के साथ जो जर्मिनेट हुई है वो बहुत इंफीरियर क्वालिटी की है। ठीक है, उसके अंदर ग्रेन फिलिंग अच्छे से नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मेरा बहुत ज़्यादा घट जाएगा। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या होगा, इरिगेशन की डिमांड बढ़ेगी, फार्मर चाहेंगे कि मुझे पानी मिल जाए कहीं ना कहीं से, और अब बारिश ही नहीं हो रही है तो आपकी जो कैनाल है, रिवर्स है, वो भी सूख जाएंगी, वहां भी पानी नहीं होगा, तो सारा का सारा प्रेशर किस पर पड़ेगा, ग्राउंड वाटर पे। देन देयर विल बी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, एंड इफ देयर इज अ लैक ऑफ मॉइस्चर देन देयर विल बी डेफिनेटली पेस्ट अटैक, जैसे लोकस्ट अटैक कोविड टाइम में आपका हुआ था, अगर आपको याद हो तो, वो बहुत ज्यादा हीट इंक्रीज होने की वजह से हुआ था। पेस्ट आउटब्रेक हो सकता है, और इसके साथ न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। देखो मैं चाहे कितने भी फर्टिलाइजर डालूं, अगर पानी नहीं है तो मेरा प्लांट अपटेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को सॉइल सॉल्यूशन से अब्सॉर्ब करता है। जब ये पानी में घुल जाती है मिट्टी में न्यूट्रिएंट, तब आपकी रूट्स जो है इन न्यूट्रिएंट को अपटेक कर पाती है। तो पानी नहीं है, न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं होगा, न्यूट्रिएंट यूज इनएफिशिएंसी कम हो जाएगी, एंड व्हाट हैपन हियर कि आपका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी शो होने लग जाएगी प्लांट में, तो फिर और ज़्यादा प्रोडक्शन घट जाएगा, और इसका असर आपका लाइफ स्टॉक पर भी पड़ेगा। अब देखो, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये सिर्फ फार्मर को नहीं, जो कॉमन पीपल है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको भी इम्पैक्ट करेगा, और रूरल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर फार्मर्स की इनकम ऑलरेडी काफी कम है, मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, जो आपका रेनफेड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, एंड देयर विल बी अ कंप्लीट डिवास्टेशन ऑफ द रूरल इकोनॉमी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है 50% ऑफ सेल, और ये जो सेल है
हमने हाई डिमांड होने की वजह से आज ये ख़त्म होने वाली थी, बट 2 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पर अगर आपसे कोई कहे कि हमारे यहाँ सभी कोर्सेज आपको 50% ऑफ पर मिल रहे हैं और साथ के साथ डबल वैलिडिटी, मतलब आप अगर आज कोर्स खरीदते हैं तो 2027 तक तो आपकी वैलिडिटी है ही है, बट यहाँ पर आपकी वैलिडिटी डबल हो जाती है, आपको 2028 तक की वैलिडिटी यहाँ मिलेगी। और हमारे एग्रीकल्चर कोर्स के लिए आप सब्सक्राइब करते हो तो आपको 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर एंड सभी चैप्टर्स के PDF नोट, रिवीजन शीट्स और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है, जैसे कि पर्सनल मेंटोरशिप सेशंस हो गए, डाउट सेशंस हो गए। इतना कुछ आपको बहुत ही लिमिटेड प्राइस में यहाँ मिल रहा है। अगर आप ये 45,000 का कोर्स अभी सब्सक्राइब करते हैं, अभी लेते हैं बाय यूजिंग दिस माई लाइव कोड, MYLIV कोड यूज करके अगर आप ये कोर्स अभी परचेज करते हैं तो आपको 50% ऑफ पर ये कोर्स मिल जाएगा, अराउंड 17 to 20,000। सो देर मत कीजिए अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हाई टाइम है व्हेन यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर ऑप्शन। 2 जुलाई इज द लास्ट डेट। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक के PDF चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको स्लाइड की PPT मिल जाए, तो आप, क्योंकि ये GS3 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए @monica__agriculture। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको यहाँ पर सारी PPTs मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग द एग्जाम। अब हम बात करते हैं कि इसके इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या होंगे। देखो, वीक मॉनसून है तो एग्रीकल्चर GDP घट जाएगी, बहुत ज़्यादा घट जाएगी। अब डिमांड बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि मेरी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। प्रेशर ऑन फिस्कल स्पेंडिंग, अगर मेरे पास अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मुझे बाहर से इंपोर्ट करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से मेरी फिस्कल स्पेंडिंग इंक्रीज होगी। एडिबल ऑयल और पल्सेस के अंदर हम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, हम बाहर से मंगाते हैं, बिकॉज वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मच required which is required for my population। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो एडिबल ऑयल है और पल्सेस हैं, इनका इंपोर्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है। बट जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो भी इसके इंपोर्ट बढ़ेंगे एंड इट विल कॉज अ प्रॉब्लम टू द गवर्नमेंट। इसके साथ साथ रूरल डिमांड कम हो जाएगी और जो मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो मैंने पकड़ा था एक, वो बहुत ज़्यादा स्लोअर हो जाएगा। क्या इससे भी पहले कोई ड्रॉट आया था? तो यस, 2002 के अंदर, 2006 में, और रीसेंट अगर मैं ड्रॉट की बात करूँ तो वो 2015 और 16 में आया था। कहा जाता है कि ये कुछ 50 सालों के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल नीनो इवेंट था, जहां पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। जितने भी रिजर्वायर स्टोरेज था वहां पर पानी खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, और बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहां पर सूखा पड़ा था। क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा घट गई थी और यहाँ पर ये देखा गया था कि सिवियर क्रॉप लॉस हुआ था और आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सफ़र किया था तो वो थे स्मॉल फार्मर्स। फिर 2016 में भी सिमिलर इवेंट्स हुए थे। लेट्स सी कि अब क्या होता है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे पहले से पता है कि अल नीनो आने वाला है और मेरी क्रॉप को नुकसान पहुंचेगा, तो व्हाट कुड बी द एडॉप्टेशन स्ट्रेटजीज आई कैन अडॉप्ट। तो सबसे पहले तो मुझे ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ का यूज़ करना चाहिए, जिनसे कम से कम नुकसान हो पाए, जो कम पानी के अंदर भी आपकी विदस्टैंड कर सके। अब मेरा जो सोइंग पीरियड है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो मुझे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो नॉर्मली क्रॉप है उनके कंपैरिजन में थोड़ी जल्दी राइपन हो जाती है, हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाती है। जैसे इमेजिन कीजिए आपका मिलेट है 120 दिन में रेडी हो रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 दिन के अंदर में रेडी हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए आपको शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ को ग्रो करना चाहिए। सीड प्राइमिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग है। यहाँ पर आपको सीड की प्राइमिंग कीजिए ताकि सीड जो है बहुत आसानी से ख़राब ना हो पाए और उसके पास ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स रहें जो उसको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आप मल्चिंग कर सकते हो, सरफेस को किसी मटेरियल से कवर कर सकते हो, ठीक है, लाइक योर क्रॉप रेसिड्यू हो गया, जिसकी वजह से मेरा इवेपोरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे कि सॉइल में जो पानी है वो वहीं स्टोर रह गया, इवेपोरेट नहीं हो रहा है। कंजर्वेशन टिलेज कर सकते हैं, मतलब मिनिमल डिस्टर्बेंस टू द सॉइल। आप अपनी सॉइल को साथ छेड़खानी ना करें, टिलेज ना करें, ताकि वो जो मॉइस्चर उसमें वो वहीं स्टोर रहे।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो भी बारिश हो रही है, जितनी भी हो रही है, हार्वेस्ट कीजिए। फार्म पोर्ड बना सकते हैं, और नॉर्मल इरिगेशन के जगह पर आप ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो फ्लड इरिगेशन है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पानी यूज करते हैं। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग आप कर सकते हैं। कंटिजेंसी क्रॉप प्लानिंग क्या होती है कि जब मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, देन आई फॉर्म अ प्लान कि मैं ये क्रॉप ग्रो करूंगा, अगर ये कंडीशन हो जाती है तो आई विल ऑफर दिस। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हैं, जहां पर भी जो दिक्कतें हो रही है, उसके बदले में ये छोड़ करके ये करूंगा। एंड देन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो रियल टाइम वेदर एडवाइजरीज जारी करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कंटिजेंसी प्लान, जो डिस्ट्रिक्ट जितनी ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है, सभी के लिए एक डिफरेंट प्लान फॉर्मुलेट करना चाहिए और उस प्लान को फार्मर्स तक पहुंचाना चाहिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फार्मर्स को इरिगेशन सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और अगर मेरी फसल खराब हो जाती है, मुझे प्रोडक्शन नहीं मिलता है, तो फार्मर्स को एक फाइनेंशियल सपोर्ट या इंश्योरेंस देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एनरोलमेंट को बढ़ाना चाहिए। सीड रिजर्व को स्ट्रेंथन करना है, मिलेट्स को प्रमोट करना है, बिकॉज इनकी वाटर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम है, एंड यू शुड डू द ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। अब इसके साथ साथ एफएओ ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी है, तो उन्होंने कहा है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा लो, लोकलाइज ड्रॉट फॉरकास्टिंग, लोकलाइज मतलब छोटी छोटी जगह पर अगर ड्रॉट हो रहा है तो उसकी फॉरकास्टिंग इंक्रीज करो। ड्रॉट टॉलरेंट सीड का डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करो टुवर्ड्स द फार्मर। बेटर वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग कीजिए, टाइमली एडवाइजरी मिले फार्मर्स को ताकि वो टाइमली डिसीजन ले सकें। एंड प्री पोजिशनिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एग्रीकल्चर सपोर्ट, ये दोनों चीजें आपने करनी है बिफोर द ड्रॉट पीक। ठीक है, बहुत ज्यादा ड्रॉट हो उससे पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कोई भी आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी व्यूज ऑन दिस लेक्चर, यू कैन आस्क मी and you can share your views in the comment section. Thank you so much. Have a nice day and all the very best for your exams. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।